जय हिंद। मैं सुनील कुमार फिर से आज इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विदेशी विवरण। इस टॉपिक में आप ऐसे बातों को जानेंगे जिसमें भारत को कई जो विदेशी यात्री थे वो एक आश्चर्यचकित करने वाला बात कह देते थे। इनकी बात अफवाहों पर आधारित थी और यह सुनी हुई बात पे अपना बुक लिख डालते थे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। और कुछ तो ऑब्जर्वेशन करके यानी यहाँ रह कर यात्रा पर आते थे और रह कर इस अपनी बुक को लिखते थे, जिसमें भारत के बारे में बात या फिर किसी राज्य के बारे में बात करते थे। इनके बुक में देखेंगे कि आप कई ऐसा भ्रमित करने वाला बात लिखा हुआ है और आपको इस बात का पता होगा कि जब तक किसी देश के संस्कृति या समाज के बारे में हम पता सही से नहीं करेंगे तब तक उस देश के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगा। और जो भी साहित्यिक स्रोत जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, जिसमें हम 2 टॉपिक पिछले लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और आज तीसरा टॉपिक है विदेशी विवरण और जो साहित्यिक स्रोत में आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भारत की जो लिखा गया है, भारत के बारे में लिखा गया है विदेशी विवरण में, वो कुछ अफवाह है, कुछ साक्ष्य है, कुछ यहाँ रहें उसके बाद लिखें। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कि जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए वो भारत को किस नज़र से और कैसे लिखे हैं उसमें हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम चीनी यात्री। देखिए, चीनी यात्री मूलतः यहाँ जो आए थे बौद्ध धर्म को शिक्षा लेने के लिए आए थे, यानी ये बौद्ध भिक्षुक थे। और बौद्ध भिक्षुक को अगर देखना है तो आप बोध गया के धरती पर चले जाइए, वहाँ बहुत से आपके बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आए हुए रहते हैं। और आपको पता भी होगा कि बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा बोध गया में ही प्राप्त हुआ था। तो देखिए, जो चीनी यात्री थे वो मूलतः बौद्ध भिक्षुक थे। पहला हम नाम है फाहियान। ये भारत में 14 वर्षों तक यहाँ रहता है और फूको की किताब में अपना गुप्त काल के समय के सामाजिक, इकोनॉमिकल और रिलीजियस यानी धार्मिक के बारे में बात करता है। मूलतः ये फाहियान मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है उसके बारे में बात करता है। उसमें बताता है कि जो यहाँ के राज्य यानी मकान, जो राज्य के जो मकान थे वो पंजीकृत नहीं थे। यहाँ के जो लोग थे सो ना ही मदिरा मतलब शराब, और न ही मांस और न ही लहसुन का उपयोग करते थे। आप बताइए कि कितना कैसी बात बोल दी है। आप सोच सकते हैं कि जो प्राचीन काल में भारत मसालों के व्यापार के कारण ही अंग्रेज यहाँ आए थे, मसालों यहाँ काफ़ी होता है, और ऐसा बोल दे कि जिस देश में उपजे जो चीज़ वही वहाँ के देश वाले नहीं खाए, ऐसा संभव है ही नहीं। और इसने ऐसा बात कहा कि यहाँ के लोग ना ही मांस खाते थे, ना ही मदिरा और ना ही लहसुन का उपयोग करते थे।
देखिए, साथ ही ये भी बात बताया है कि जो यहाँ के समाज थे, उस समाज में एक वर्ग ऐसा था जिसको चंडाल कहते थे, और वो अगर चंडाल इसमें प्रवेश करता था, यानी गांव में या फिर जिस एरिया में, उसे लठ बजाते हुए निकलना पड़ता था। आपने सुना है ना कि रविदास या चमार जो लोग हैं, उनको अगर जिस रास्ता से गुजरना होता था तो ऐसे सुनने को आपको मिलेगा कि ढोल बजाते हुए निकलना पड़ता था। ये कहीं ना कहीं समाज की वो बहुत बड़ी कुरीति थी जो भारत के संविधान में इसे वर्जित किया है। और आर्टिकल 17 में, जो मैं आपको पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या कुरीतियाँ थी और किस प्रकार हटाने की बात और क्या दंडित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो देखिए, जो चंडाल थे, वहाँ पे लिखा है कि चंडाल जो जब प्रवेश करता था तो उसे लठ बजाते हुए जाना पड़ता था। साथ ही वो इसलिए किया जाता था कि वो कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाएगा उस जाने से, और लोग अपवित्र होने से बच सके। इस तरह के अपने बुक में ये बात लिखता है। कितना सत्य था, उस समय के समाज कैसा था, आप खुद ही मूल्यांकन करें, और आज कैसा है खुद ही मूल्यांकन करें। साथ ही देखिए, इसने और भी बात बताया है कि जो व्यापार होता था, व्यापार कौड़ियों के द्वारा होता था। कौड़ी तो आप समझते ही होंगे, मूंगा, जिसमें अगर ट्रेड होता था तो उसी के द्वारा लेन देन किया जाता था। साथ ही ये भी होता है कि कुछ नगर थे जिसके नगर का नाम जैसे कपिल वस्तु या फिर श्रावती या फिर कुशीनगर, जो एक कहीं ना कहीं बौद्ध से ही रिलेटेड सब है। आपको पता होगा जब हम बौद्ध धर्म बताएंगे तो भगवान बुद्ध कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर अपना जीवन को अंत हुआ और कहाँ पे उनके क्या हुआ, इस सब बात भी हम उस समय बताएंगे जब हम बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे, और क्या कारण था कि बुद्ध ने ऐसा कदम उठाया और कौन से क्या होगा वो सब हम बताएंगे। दूसरी बात, जो आप इस बात को देखेंगे कि फहियान कहीं ना कहीं कुछ बात सत्य है। जैसे आप सोच सकते हैं कि अस्पृश्यता के बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में विद्यमान थोड़ा ना मोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस समय के समाज जहाँ कंजर्वेटिव सोच रखने वाले, संकुचित सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे तो ऐसा हो सकता है। आगे हम चलते हैं। साथ ही इसकी पुस्तक का नाम फूको की है। पूछता है हमेशा कि फहियान कौन सी पुस्तक या फिर में लिखा है कि ये सब जो बात हम बताएं कि मध्य प्रदेश के बारे में विशेषकर चर्चा करता है, तो फूको की में ही ये बात बोला गया है। और आपको ये भी बात उसमें बताया है कि गुप्त काल के प्रशासन, गुप्त काल के समय के जितनी भी गतिविधियाँ हुआ, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकली, उसके बारे में बात करता है। लेकिन वहाँ पर बौद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बौद्ध से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो आया ही था, लेकिन जो गुप्त काल के कोई भी शासक के बारे में इसकी बुक में प्रकाश नहीं डाली गई है और न ही उसका कोई नाम लिया गया है। तो हेंगसांग भारत में 15 वर्षों तक यहाँ रहकर यहाँ के बारे में यात्रा, अपना वृत्तांत में क्या बात कहा, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब इसका यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है, जिसमें उसका नाम है सीयूकी में। इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बात किया गया है। और जो फहियान था वो फूकोकी में गुप्त काल के, इसमें क्या, हेंगसांग के बारे में बात किया गया है। इसके यात्रा वृत्तांत में आप देखेंगे कि जो गुप्त काल के, हर्षवर्धन के शासन काल से ही रिलेटेड रहेगा। इसने अपने सुयुकी में क्या क्या बोला
कि इसने क्या किया कि 4 वर्गों में समाज यहाँ विभाजित था और समाज दांत पे काला और लाल रंग लगाया करते थे। आपको ये भी बात पता होगा कि लिपस्टिक भी आगे हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है, जो आज तक प्रचलित है और आज तक के महिलाएं ये लिपस्टिक लगाते हैं, वहीं से प्रमाण मिलता है। इसने और क्या बताया कि सती प्रथा तो था लेकिन विधवा विवाह नहीं एलाउ था, यानी विधवा विवाह यहाँ नहीं था। वही जो यहाँ के समाज थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। सफ़ेद, ऐसा हो सकता है कि काला या फिर कोई और रंग नहीं पहनते होंगे। कितना देखिए आप कैसा अपना वृत्तांत में बात लिखता है, कितना सत्य है कितना असत्य है। आपको यही ध्यान देना है कि हमें जो यहाँ आया यात्री, विदेशी यात्री, वो भारत को किस किस नज़र से ये देख रहा है, उसी को आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। साथ ही आपको देखेंगे कि यहाँ के समाज के बारे में हेंगसंग कहता है कि ये जो समाज थे कान में कुंडल पहनते थे, कान छेदवा के जिसको बोलते हैं कनवाली, उसी को बारे में बात किया गया है। साथ ही ये भी बताता है कि प्रयागराज में डूब जाके मरना वहाँ ये पवित्र समझा जाता था, इस तरह के बात का है। साथ ही ये भी बात बताया है कि अगर किसी को मृत्यु दंड या फिर दंड दिया जाता था तो दिव्य साक्ष्य के रूप में दिव्य परीक्षा लिया जाता, साक्ष्य नहीं सॉरी, दिव्य परीक्षा लिया जाता था। तथा इसने ये भी बात बताया है कि स्वयं को 2 बार लूटे जाने का बात इसने कहा है। साथ ही जो इसकी जो क्षेत्र था जो भ्रमण का, उसमें पाटलिपुत्रा और नालंदा, गया और राजगीर आता है। साथ ही जो यहाँ के ये भी बात बताया है कि जो शिक्षा थी से 9 से लेके 30 वर्ष के आयु की अवस्था में करते थे, और भी कई लोग ऐसे थे जो पूरे जीवन भर शिक्षा यापन करते थे, यानी शिक्षा पाते थे। साथ ही किसानों के लिए इसने शूद्र शब्द का उपयोग किया है, शूद्र शब्द का उपयोग किया है। साथ ही इसका एक दोस्त था जिसका नाम बिहली था, उसने इसके बारे में 138 देशों का भ्रमण किया था, इसके बारे में उसने जानकारी देता है। साथ ही बार्डसर के अनुसार इसने बोला है, बार्डसर के अनुसार इसने इंडिया को, भारत को इंटू या अर्धचंद्राकार के रूप में बताया है, और ये भारत में 15 साल तक रहा, भ्रमण किया और ये बुक लिखा। साथ ही इसीलिए या फिर इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, साथ ही वर्तमान शाक्य मुनि और नीतियों का पंडित कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इतसिंह जो 7 AD में 700 AD में आता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करता है अपने वृत्तांत में, और यह अंतिम चीनी यात्री था। आगे हम चलते हैं यूनानी शासक के बारे में। अब हम यूनानी यात्री के में बात करते हैं। तो पहले हम टेसियस यूनानी यात्री ऐसा था जिसमें इसकी जो बात जो कही है वो आश्चर्यचकित करने वाला, यानी अफवाहों पर था, यानी इसे एक तरह से झूठा बात कही थी, इसलिए यह विश्वास करने लायक
नहीं रहा। दूसरी, हेरोडोटस जो 5th BC में अपने पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा और जिसमें भारत और फारस के संबंध के बारे में बात किया है। फारस यानी ईरान। और यह ठीक है। अब हम और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। अब हम अन्य के बारे में बात करने से पहले अब हम आपको एक बात समझाते हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो उसके साथ 3 लेखक आए थे जिसका नाम है नियार्कस। ये जो लेखक थे इसका एक का नाम था नियार्कस और निकेटर्स और अरिस्टोबुल। जो ये बात लिखते हैं भारत के बारे में वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरह से है, जिससे ये कुछ बात सही माना जाता है। उसके बाद हमारा सिकंदर के बाद 3 राजदूत आए। एक का नाम था मेगास्थनीज, दूसरा डायमेकस और तीसरा डायनोसियस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह सेल्यूकस निकेटर ये जो सिकंदर था उसका सेनापति था। और ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इस मेगास्थनीज आता है। इसने जो भारतीय समाज के बारे में बात किया है तो इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ के समाज थे इसके बारे में, भारतीय समाज थे इसके बारे में कहता है कि यहाँ के लोग शिव और विष्णु का पूजा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता था और ना ही यहाँ दास प्रथा थी और ना ही यहाँ लेखन प्रणाली से कोई जानकारी था किसी को। साथ ही साथ ना ही यहाँ अंतर्जातीय विवाह किया जाता था तथा इसने जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में इसने विभाजित किया है। आगे हम देखेंगे तो ये जो मेगास्थनीज था पूछता है हमेशा कि किसका राजदूत था, तो आप बोलेंगे सेल्यूकस निकेटर का। जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वहीं एक डायमेकस के बारे में बात करें तो ये अंतियोकस का राजदूत था और यह अंतियोकस सीरिया के नरेश थे। और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। और अगला जो हमारा है एक डायनोसियस, जो सिकंदर के बाद इन जो तीनों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस ये तीनों राजदूत थे और ये भारत में मौर्य काल के शासन में ही यहाँ आते हैं। और यह जो डायनोसियस है वो टामली जो मिस्र नरेश था और वो अशोक के शासन काल में यहाँ पर आते हैं। और वही हमारा अगर देखें तो पालिनी और जो ये फर्स्ट नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जिसमें भारतीय समाज, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे एवं खनिज संसाधन के बारे में बात करते हैं। वही टामली को 2nd सेंचुरी में इसे भारत की या फिर ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है या भारत के भूगोल लिखा है। और प्लूटार्क और जस्टिन। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को
एंड्रोकोटस कहता है और जस्टिन सेंड्रोकोटस कहता है। बस इतना ही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम अरबी यात्री अलबरूनी की एक कृति है यानी पुस्तक, जिसमें किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद में इसने भारत की खोज में एक बात रखता है और इसमें 80 अध्याय में इसने अपना बात रखी है, यानी कृति बांटा है, अध्याय में बांटा है, जिसमें राजपूतान कालीन और समाज, धर्म, रीति रिवाज एवं राजनीति का बहुत ही सुंदर विश्लेषण इसने इसमें किया है। साथ ही साथ इसमें माप तौल या फिर धर्म और रीति रिवाज, धर्म, माप तौल और खगोलीय विज्ञान आदि के बारे में विस्तृत से इसने अपने अध्याय में चर्चा किया है। विशेष करके राजपूतान कालीन समाज या फिर उसके शासन के बारे में बताया है। वही अलबरूनी, जिसमें हमेशा पूछा जाता है, इसमें रहेला इसकी एक बुक है जिसमें यहाँ की समाज और संस्कृति में बात कहा है। और वही सुलेमान जो अरबी यात्री था, उसमें पाल और प्रतिहार वंश के शासक के बारे में बात किया है। पाल और प्रतिहार शासक के बारे में बात किया है। एक अन्य जो यूनानी यात्री था, जिसका नाम पता नहीं है, छूट गया था, पेरिस ऑफ द एथेरियन सी, जिसको थी पूछा जाता है हमेशा कि पेरिस ऑफ द एथेरियन सी किसने लिखा है, लेकिन इसके लेखक अभी अज्ञात, जो कोई बारे में बात पता नहीं है। साथ ही साथ अब तारकनाथ और मार्क पोलो। तारकनाथ जो ये तिब्बती था और एक कंगयूर और तंगयूर नामक 2 पुस्तक लिखा, यही पूछा जाता है। और मार्क पोलो जो पांडे देश के बारे में बात करता है। उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इससे आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और आपको कहीं भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, चाहे तो बिहार एसआई हो या बीपीएससी या अन्य पीसीएस एग्जाम में, ये निश्चित रूप से आपका 1 प्रश्न या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आप सही कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।